Now, what is interference? Interference is when two waves superimpose at a place such that the energy of the light redistributes itself. At some points, the energy gathers and a maxima is created, and other places energy disappears and a minima is created. So redistribution of light energy when two or more waves superimpose at a place depending upon the phase at which they are superimposing at each other at that particular point of space, that is known as interference. तो क्या जब दो या ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो हमेशा इंटरफेरेंस होता है? हाँ, इंटरफेरेंस हमेशा होता है, लेकिन क्या हमें इंटरफेरेंस ऑब्जर्व भी हमेशा होता है? नहीं। आपको मैक्सिमम लाइट एनर्जी और मिनिमम लाइट एनर्जी का यानी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न हमेशा नहीं दिखेगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जिसमें से पहली कंडीशन है इसेंशियल कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, दैट इज कोहेरेंस. The sources should be coherent. Now, what is coherent sources? Two sources are said to be coherent if phase difference between waves remains constant with time. Phase difference between the two waves does not change with time, then we say that the two waves are coherent. तो इस पार्ट में टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेफिनिट और टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ डिमांड करते हैं। आपसे जब डेफिनेशन पूछी जाए तो आपकी डेफिनेशन, आपकी लैंग्वेज बहुत बैलेंस्ड और स्पेसिफाइड होनी चाहिए। इसलिए हम इसको पढ़ते समय उन डेफिनेशंस को, टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी यहाँ पर सीखेंगे। तो दो सोर्सेस कोहेरेंट कब होते हैं? व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू डज नॉट चेंज विथ टाइम। ये तो कंडीशन हो गई और ये हो गया व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस। अब अगर कोहेरेंट सोर्सेस नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? If phase difference between the waves is not changing, then position where a maxima is formed will have maxima at all times, and the position where a minima is formed will have minima at all the times. तो हमको मैक्सिमा और मिनिमा डिस्टिंक्टली दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो तो स्क्रीन के किसी पॉइंट पर एक मोमेंट पर हमको मैक्सिमा मिल रहा है तो अगले ही मोमेंट पर वेव्स इस तरीके से उनके बीच फेज चेंज हो गया कि डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने लगी और उसी पॉइंट पे जहाँ मैक्सिमा मिल रहा था वहाँ मिनिमा मिलने लगा। और इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा एक ही पोजीशन पर इतनी तेज़ी से बदलेगा कि हमको एक कंटिन्यूअस इल्यूमिनेशन मिलेगा, हमको पैटर्न दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस शुड बी, बिटवीन द वेव्स शुड बी कांस्टेंट विथ टाइम, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। तो ये हो गया इसेंशियल कंडीशन। अगर पूछी जाए तो आपको कोहेरेंस की कंडीशन ही इसेंशियल कंडीशन है, दैट इज़ द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। यही पॉइंट आपको लिखना है और क्यों होना चाहिए सोर्सेस को कोहेरेंट, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ रहा। अब आ जाते हैं कि हमको पैटर्न तो मिल गया, लेकिन एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट वाला पैटर्न जो हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस अच्छी डिस्टिंक्टली दिखाई पड़ रही हो, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो नेक्स्ट कंडीशन आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव शुड बी इक्वल। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की डिफरेंट है, एग्जैक्टली सेम नहीं है जो सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो दोनों वेव्स के बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं रह सकता। और अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं रह सकेगा तो हमें पता है कि हम फिर इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्टिंक्टली देख ही नहीं पाएंगे।
तीसरा पॉइंट आता है कि अगर आप चाहते हो कि एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट वाला इंटरफेरेंस पैटर्न हमको स्क्रीन पे दिखाई दे, तो सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स that is represented with small d, it should be as small as possible. अब क्यों ऐसा होना चाहिए? Because then only we can use the approximation in which two waves originating from the two slits, they are meeting at a very small angle and we are taking the two waves traveling from the two slits to be approximately पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है तो जो स्क्रीन पर दो वेव्स पहुंच रही हैं वो लगभग ज़ीरो एंगल पर मिलेंगी। यानी ये जो दोनों वेव्स हैं इनको हम लगभग पैरेलल ले सकेंगे और फिर जो हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया है फ्रिंज विड्थ के लिए वो होल्ड करेगा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस d ज़्यादा है तो ये एंगल बहुत छोटा नहीं होगा और तब हम इन दोनों वेव्स को पैरेलल नहीं कंसीडर कर पाएंगे और तब जो मैथमेटिकल स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं वो होल्ड नहीं करेंगे। तो d शुड बी वेरी स्मॉल एंड मोर ओवर कैपिटल D, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन, ये बहुत लार्ज होना चाहिए जिससे कि स्मॉल d इज़ मच मच लेस दैन कैपिटल D। और जो अप्रॉक्सीमेशंस हमने फ्रिंज विड्थ के डेरिवेशन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के एनालिसिस में यूज़ किए हैं, दे मे होल्ड गुड। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है, एक अच्छा गुड कंट्रास्ट पैटर्न मिले इसके लिए ज़रूरी है कि जो वेव सुपर इम्पोज कर रही है द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव शुड बी इक्वल और एटलीस्ट नियरली इक्वल। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी स्क्रीन के किसी पॉइंट पर डिपेंड करती है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो मैक्सिमा या मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी A1 प्लस A2 के स्क्वायर के, जहाँ A1 A2 क्या है? दो वेव्स के एम्पलीट्यूड। और मिनिमम इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी A1 डिफरेंस A2 के स्क्वायर के। तो अब अगर A1 A2 के बीच बड़ा डिफरेंस है, लार्ज डिफरेंस, देन इंटेंसिटीज विल नॉट बी डिस्टिंक्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 के बीच जो फ़र्क है वो इतना नहीं होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व हो। तो अगर एम्पलीट्यूड्स इक्वल नहीं हुए तो हमें फिर एक अच्छे कॉन्ट्रास्ट का इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा और वो पैटर्न ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन भी रही हैं ये हम डिस्टिंक्टली नहीं जान पाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि स्लिट्स शुड बी नैरो। अब अगर स्लिट्स नैरो नहीं हो तो क्या होगा? तो इफ स्लिट्स आर वाइड इनफ देन अ स्लिट can be taken or slit will behave as group of number of slits and each slit will produce its own interference pattern and then we will have overlapping of these patterns on the screen and the pattern or the view or observation produced on the screen will be indistinct fringe pattern। तो ये कंडीशंस हैं जो सफिशेंटली सेटिस्फाई होने पर ही हमको एक अच्छा गुड कॉन्ट्रास्ट वाला इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर ऑब्जर्व होगा।